Good morning, student. I am Lata, your Hindi teacher. We are starting second chapter, फटा हुआ बूट। बच्चों, इसमें एक एलिया व्यक्ति है जो कचहरी में बेकार सा बैठा रहता है। उसकी स्टोरी है। उन दिनों कचहरी से लोग दूर ही रहना पसंद करते थे। एलिया के पास तो कोई भी मुकदमा नहीं आता था। फिर भी वह कचहरी जाता और एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखता रहता था। एक दिन एलिया के पास एक गाड़ीवान आकर रुकता है और उसमें एक परिचित व्यक्ति उतरता है जो तेर्स नोवा से आया था। और उसने बताया एलिया को कि वह उसके चाचा से मिलकर आया है जो कि सख्त बीमार है। एलिया जब घर लौटता है तो अपनी पत्नी के सामने बताता है कि उस व्यक्ति ने उसको चाचा के बारे में बताया कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। पत्नी जो एक शांत गंभीर पत्नी के चेहरे पर जो शांत और गंभीर थी, अचानक ही एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसे देखकर एलिया के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। उस मुस्कुराहट के पीछे ये राज होता है कि एलिया के चाचा जी मरने से पहले सारी संपत्ति उसको देकर जाने वाले थे। तभी एलिया कहता है कि मुझे चाचा जी से मिलने जाना है। वह तो पत्नी पूछती है, तभी उसे ध्यान आता है कि उसके जूते जो बिल्कुल फटे हुए हैं। तो पत्नी उससे पूछती है कि रास्ते के खर्च का भी कुछ ख्याल कर लिया है आपने। इस तब एलिया कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे मैं रास्ते का खर्च निकाल लूँगा। इस तरह से एलिया अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो जाता है और उसके फटे हुए अपने जूतों के बारे में सोचता है कि अगर चाचा की संपत्ति मिल गई तो ऐसे पता नहीं कितने अच्छे से अच्छे जूते उसको पहनने के लिए मिल जाएंगे जब उसको चाचा जी की संपत्ति मिल जाएगी। और ये ख्याल उसे तब आ रहा होता है जब वो रास्ते में होता है। चाचा के घर जाने के लिए उसके पास हालांकि ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। वह एक गांव से गुज़रा तो वहाँ पर एक धर्मशाला थी। एक गंदी सी छोटी सी कोठरी थी जहाँ पर दो व्यक्ति पहले से ठहरे हुए थे और वो सोए हुए थे। एलिया उन्हीं कपड़ों में लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। उसे आँख जब वो बंद करता है तो उसे चारों साइड बस बूट ही बूट दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे और सर्दी के कारण वह उन जूतों से चल भी नहीं पा रहा था। तो उस समय उसको सख्त ज़रूरत थी एक नए जूते की। तो इसी वजह से वो उठता है और धीरे से उस मुसाफिर के पास जाता है जिसने अपने जूते वहीं खाट के पास उतार रखे थे। एलिया धीरे से उन जूतों को पहन लेता है और पहनकर निकल जाता है। और लेकिन जैसे ही वो उन जूतों को पहनता है, अचानक उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारती है कि बस अब तेरा पतन शुरू हो गया। एलिया चलता जाता है उन जूतों को पहनकर, लेकिन जितना वो आगे जाता है उसकी आत्मा उसको उतना ही धिक्कारने लगती है। उसे कहीं ना कहीं जो उसके अंतर मन में शांति थी वो समाप्त होती जाती है। एलिया जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी इस हालत से, अचानक वो रुकता है और रुककर वहीं वापस उन जूतों को उतार देता है और फिर उन जूतों को ले जाकर एक बार मन उसका करता है कि उसको ज़मीन में गाड़ दे, लेकिन फिर भी वह चोरी उसकी आत्मा से तो नहीं छिपी रहेगी ना। इसलिए वो उसी धर्मशाला की तरफ वापस जाता है और धीरे धीरे करके जब वो धर्मशाला के पास पहुंचता है तो उन जूतों को वहीं खाट के पास ले जाकर रख देता है। अब वह वापस चल देता है, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल साफ और स्वस्थ था। जिस तरह से पहले वो बोझिल मन से उन जूतों को पहनकर आया था, हालांकि जूते तो उसको मिल गए थे, लेकिन उसके मन में की जो शांति थी वो भंग हो चुकी थी। मगर अब जब वो
उसके पैरों में वही ठंड लग रही है, वही परेशानी हो रही है, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है और वो एक स्वस्थ मन से चल देता है। वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि जिस संपत्ति जो उसे मिलने वाली थी वो तो उसके चाचा जी किसी और को दे चुके हैं। अनाथ बच्चों को उन्होंने अपनी संपत्ति दे दी थी। एलिया घर लौटकर आता है और अपनी पत्नी को सारा हाल बताता है। तो पत्नी कहती है कि अच्छा ही हुआ कि वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका ना मिलना ही अच्छा है। बच्चों, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि अगर हमारी अंतरात्मा हमें किसी काम को करने से रोकती है तो हमें निसंदेह ये समझ जाना चाहिए कि वो काम सही नहीं है, क्योंकि हर बुरा काम करने से पहले हमारी अंतरात्मा हमें रोकती है। थैंक यू।